एजुकेशन मेलन के ब्रांड न्यू पॉलिटी कोर्स में, जहां हर टॉपिक आपको मिलेगा क्लियर, क्रिस्प और एग्जाम ओरिएंटेड। चाहे यूपीएससी हो, एसएससी, पीसीएस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पॉलिटी आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलता ही है। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की थ्योरी पढ़ी थी। आज हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नेक्स्ट प्रीवाईक्यूज। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज क्रिएटेड बाय फेडरल कोर्ट इन इंडिया? फेडरल कोर्ट इन इंडिया कौन से एक्ट के थ्रू आया था? ऑप्शंस आर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा था। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया strengthened the viceroy's authority over his executive council by substituting the portfolio और departmental system for corporate function? ये तो हमने पढ़ा ही था कि पोर्टफोलियो सिस्टम किस चीज के लिए आया था? कॉर्पोरेट फंक्शनिंग के लिए आया था। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ये पोर्टफोलियो सिस्टम या डिपार्टमेंटल सिस्टम भी जिसको हम बोलते हैं, कौन से एक्ट के थ्रू आया था? फर्स्ट ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सेकंड ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो ये कौन से एक्ट के थ्रू आया था? ये आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और ये जो वाइसराय बॉडी थी, ये कौन से एक्ट के थ्रू बनी थी? ये बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम और किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद 120 मेंबर्स वाज क्रिएटेड? ऑप्शंस आर एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1793, एक्ट ऑफ 1909 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसका राइट आंसर होगा एक्ट ऑफ 1919। दिस इज अ क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में बहुत अलग से स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा था, तो इसको आप अपनी नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 120 मेंबर्स के साथ कौन से एक्ट से क्रिएट किया गया था? एक्ट ऑफ 1919 से क्रिएट किया गया था। ये एग्जाम भी आप जैसे कि देख सकते हैं यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ सारे ही क्वेश्चंस जो मैंने आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, सारे ही क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में आए ही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एसोसिएट इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस? यहाँ ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट अटेम्प्ट कौन से एक्ट के थ्रू बनाई गई थी इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ एसोसिएट करने के लिए? तो ऑप्शंस आर चार्टर्ड एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो थोड़ा थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि इन चारों ही एक्ट्स में क्या था? चार्टर्ड एक्ट 1850, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तो आपका क्या था? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस था, जिसमें कि क्या था? जिसमें बेसिकली उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को वापस से रिफॉर्म किया था, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लेके आए थे। तो फर्स्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंदर तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स आ गए थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंदर क्या था? इसके अंदर तो और हमने मेंबर्स को इंक्रीज किया था। तो ये ऑप्शन तो आपका सीधे सीधे कट रहा है, बी ऑप्शन तो किसी भी हाल में नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, क्योंकि इसमें भी क्या कहते हैं, ये नहीं था, मेंबर्स ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्रीज किए गए थे। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस जो हैं वो बचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट टू एसोसिएट इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस इज व्हाट? चार्टर्ड एक्ट 1853 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो आप अगर इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये होता है कि आप कभी कभी इसमें 50-50 भी यूज कर सकते हैं, और कभी कभी आप चाहें तो एक लॉजिकल गैस ले सकते हैं, क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है उसके अंदर हमने क्या था, वो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें अभी तक आई नहीं थी। तो इस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अगर आप 50-50 में कंफ्यूज हो भी जाते हैं तो इस बेसिस पे 1853 वाले को एलिमिनेट कर सकते हैं, और इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो
इसे मैं अलग से आपके लिए दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि इसका एग्जैक्ट आंसर है सी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. मैकले कमेटी was appointed in 1854 and it is related to what? Education reform, social reform, Indian civil services or political reforms. So the right answer is Indian civil services. 1854 कौन से ये जो मैकले कमेटी थी स्पेसिफिकली कौन से एक्ट के थ्रू आई थी? ये आई थी हमारे 1853 के एक्ट के थ्रू. और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट ली गई थी सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन एग्जाम की, वो कौन से एक्ट के थ्रू ली गई थी? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज क्रिएटेड बाय फेडरल कोर्ट इन इंडिया? ये क्वेश्चन तो हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें भी किया था. फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के थ्रू आया है? ऑप्शंस आर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. एंड द लास्ट ऑप्शन इज 19 नन ऑफ द अबव. तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए दे दिया गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया है? इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट आंसर आपको दिया ही नहीं गया है. इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. ज्यादातर बच्चों को लगेगा कि नन ऑफ द अबव तो आंसर होता ही नहीं है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आंसर को टिक मार के आने की कैपेसिटी रखते हैं. लेकिन आपको अगर फैक्ट्स पता है तो आप इसका आंसर नन ऑफ द अबव इजीली कर पाएंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो इसमें देखिए, जब ये स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं जनरली बच्चों को ये डिफिकल्ट लगते हैं, पर ये कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि इसमें अगर आपको सारी स्टेटमेंट्स नहीं भी पता है तो भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप इन ऑप्शंस में एलिमिनेट करके कर सकें. आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं. अबाउट 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट. मान लेते हैं अभी के लिए आपको ये आंसर नहीं पता है, हालांकि ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 10% पॉपुलेशन को ही वोटिंग राइट्स मिले थे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड और नॉट? थर्ड ऑप्शन इज इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक कमीशन एंड जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन. देन फोर्थ इज इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट. अब ये तो आप सभी को पता है, अभी अभी हमने देखा कि फेडरल कोर्ट 1935 के अंदर ही बना है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट तो ठीक है. तो अगर हम ये मान लेते हैं कि फोर्थ स्टेटमेंट हमारी ठीक है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो ये इसमें तो है नहीं, तो ये तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो सेकंड थर्ड फोर्थ इन दोनों में ही है. तो यहीं से आपको पता चल गया कि ये थर्ड सेकंड ये तो ठीक ही है. और ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि 20% पॉपुलेशन नहीं 10% पॉपुलेशन है, तो ये तो गलत है. तो ये गलत है, तो ये डी भी कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा सी. तो इस तरीके से आपको अगर हर एक स्टेटमेंट नहीं भी पता है तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये एलिमिनेशन मेथड भी कुछ कुछ समझ आ रहा होगा. Then next question, question number 8. How many members were in the Simon Commission? Simon Commission में कितने मेंबर थे? 5, 7, 15 और 17. तो इसका आंसर तो इजी क्वेश्चन है, 7 थे. साइमन कमीशन कौन से एक्ट के थ्रू आया था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है. कुछ और फैक्ट साइमन कमीशन के. साइमन कमीशन को इंडिया में बॉयकॉट किया गया था. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे वाइट मेंबर्स थे, यानी कि ब्रिटिशर्स की ही ये पूरी की पूरी कमेटी बना दी थी, जिसकी वजह से कि इसको इंडियंस ने अपोज किया था. और इसी के लिए एक बहुत फेमस स्लोगन भी दिया गया है, गो बैक साइमन. ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि कौन से एक्ट के थ्रू साइमन कमीशन बनने की बात की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following was not the basis of the limited franchisee under the Government of India Act 1919? 1919 के अंदर कौन कौन से 3 बेसिस थे? कौन कौन से थे? एजुकेशन, प्रॉपर्टी एंड टैक्स.
जेंडर जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो दिस विल बी द राइट आंसर। ये ध्यान रखेंगे, ये इसमें जब क्वेश्चंस में नॉट लिखा आता है तो आपको स्पेसिफिकली उसको सर्कल कर लेना है, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको सही वाला आंसर नहीं बल्कि गलत वाला आंसर लगाना है। तो इसमें ये तीनों तो सही है कि हाँ ये तो बेसिस थे लिमिटेड फ्रेंचाइजीज के, एजुकेशन भी था, प्रॉपर्टी भी था, टैक्स भी था, लेकिन जेंडर नहीं था। तो ये नहीं, नॉट पूछा है, तो नॉट के बेसिस पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Then next, and this is the last question for the class, which of the following acts introduced the dual scheme of governance hierarchy? ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। गवर्नेंस hierarchy कौन कौन से एक्ट्स में मेंशन है? एक तो है 1919 के एक्ट में और एक है 1935 के एक्ट में। 1919 के एक्ट में क्या था? प्रोविंसेस पे डायरकी को लागू किया गया था, लेकिन 1935 में प्रोविंसेस से हटा दिया गया था और कहाँ पे लागू कर दिया था? सेंटर पे लागू कर दिया था। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शंस क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यहाँ तो डायरकी की कोई बात ही नहीं हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1935 में भी डायरकी की बात की गई है, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे इंट्रोड्यूस के बारे में पूछा है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप बाकी के आने वाले सेशंस भी इसी तरीके से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।